समय इकराम, हमारा आज का नॉवल सनसेट पैरेड इसके मुसन्निफ हैं प्यार का पहला शहर। इसके अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। तुमने स्टीमर पर मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक यहाँ रहती हो और फिर वापस इंग्लिस्तान चली जाती हो। सनान ने मौजू बदलने की कोशिश की। हाँ, पिछले चंद सालों से तो ऐसा ही होता चला आ रहा है, मगर पिछले रोज डैडी डियर का खत आया था। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है वो 6 माह के लिए एक बिजली घर की तामीर के सिलसिले में न्यासालैंड चले जाएं। इस सूरत में मैं क्रिसमस के बाद भी यहीं अपनी खाला के पास रहूंगी। पेरिस की क्रिसमस भी तो बड़ी खूबसूरत होती होगी। हाँ, पास्कल ने बेदिली से कहा। मैं एक बड़ा सारा क्रिसमस का दरख्त इस खिड़की के सामने रख देती हूँ, इसी जगह पर जहाँ अब तुम बैठे हो। दरख्त की हरी भरी शाखों के गिर्द छोटे छोटे रंग बिरंगे कुमकुमे और सुनहरी झालरें लटकाती हूँ। क्रिसमस की शब में रोशनी गुल कर देती हूँ तो दरख्त में से फूटने वाली रंगीन रोशनियों से यही कमरा एक सहरंगेज रूप धार लेता है। फिर कभी कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है तो इस खिड़की से नजर आने वाले शाहबलूत के दरख्तों की शाखें सफेद और उजली बर्फ के बोझ तले दब जाती हैं। पूरे 12 बजे जब सारा पेरिस बर्फ की सफेद चादर में लिपटा होता है तो नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रोह हाथों में रोशन मोमबत्तियां लिए भारी ऊनी कपड़ों और फुंदने वाली गर्म टोपियों में मलबूस इधर आ निकलते हैं। उनके गोल मटोल सुर्ख चेहरे इन बड़ी बड़ी मोमबत्तियों की लौ से दमक रहे होते हैं। फिर मैं यहीं खिड़की में बैठी बैठी उनके लिए रंगीन कागजों में लिपटे मीठे क्रिसमस केक तोहफे के तौर पर नीचे फेंक देती हूँ और फिर उसी लम्हे पेरिस शहर के तमाम कलीसियाओं के घड़ियाल जोर जोर से बजने लगते हैं। उन सब में से कलीसिया नोट्रे डेम के घड़ियाल की आवाज नुमाया होती है और फिर मैं यहीं अपने क्रिसमस के दरख्त के पास सो जाती हूँ। क्रिसमस को बेशुमार पार्टियां भी तो होती होंगी। हाँ, होती हैं। पास्कल ने बिस्तर पर से तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उस पर खुनिया टेक कर कहने लगी, मगर मैं नहीं जाती। मगर क्यों? वही सदियों पुराना रोना। मुझे कभी कभार लोग बुला तो लेते हैं, मगर मेरे साथ कोई लड़का साथी के तौर पर जाना पसंद नहीं करता। बड़े कोर जोक हैं पेरिस के लड़के। सनान ने एक और सिगरेट सुलगा लिया। मैं उनकी जगह होता तो पूरे पेरिस में मेरी निगाहें इंतखाब सिर्फ तुम पर पड़ती। सनान पास्कल बिस्तर से उठकर कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई और अपने दोनों बाजू उसके कंधों पर रख दिए। मेरी एक बात मानो। हाँ कहो, सनान ने बेध्यानी में पूछा। तुम क्रिसमस तक पेरिस में ही क्यों नहीं ठहर जाते? सनान ने मुड़कर ऊपर देखा तो पास्कल की नीली आंखें उस पर झुकी हुई थी। अब सितंबर का आखिर है, सिर्फ 3 महीनों की तो बात है। तो मुमार पे अपना कमरा छोड़कर हमारे फ्लैट में चले आओ। यहाँ एक कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। खाला बिल्कुल मोतरस ना होंगी। पेरिस के निवाह में फाउंटेन ब्लू नाम का एक निहायत ही खूबसूरत जंगल है। हम क्रिसमस से एक रोज कबल वहां पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे और फिर वापसी पर वहां उगे हुए सैकड़ों क्रिसमस के दरख्तों में से सबसे बड़ा काटकर साथ ले आएंगे और फिर हम दोनों उसको रंग बिरंगे कुमकुमों और झालरों से इतना सजाएंगे कि पूरे पेरिस में इतना खूबसूरत क्रिसमस का दरख्त किसी का ना होगा। इस पर एक दूसरे के लिए रंगीन कागजों में लिपटे तोहफे लटका देंगे जिन्हें हम निस्फ शब को खोलेंगे और फिर मैं एक पार्टी दूंगी जिसमें सिर्फ एक मेहमान मधु होगा। तुम हम बच्चों के गाए हुए क्रिसमस के गीत सुनेंगे। गई रात तक मदम दोनों बार क्रिसमस के दरख्त में से फूटने वाली हल्की रोशनी में रक्स करेंगे। सुबह होगी तो हम दोनों तय सीन के किनारे चले जाएंगे। बर्फबारी के बाद सीन के किनारे बेहद खूबसूरत लगते हैं। सनान खामोशी से सिगरेट पीता रहा और पास्कल आने वाली क्रिसमस के हसीन ख्यालों में गुम बातें करती रही। और उसके बाद तुम बेशक वापस वतन लौट जाना, ठीक है ना? सनान की निगाहें खिड़की कुर्सी की पोजीशन से हटकर उसके सामने आ खड़ी हुई। पास्कल, मैं भी तुम्हारी तरह इस वक्त कल के बारे में नहीं सोचना चाहता। सनान ने अपना हाथ आहिस्ता से उसके रुखसार पर रख दिया। मैं तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो मैं पूरा ना कर सकूं और तुम्हारी दिल आजारी हो। तुम्हें मेरी दिल आजारी का इतना ख्याल है तो मेरी बात क्यों नहीं मान जाते? तुम्हें पाकिस्तानी झुमके पहनकर ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। सनान ने मौजू बदलने की कोशिश की। वो क्यों? पास्कल ने हैरत से अपनी झुमकों को छूते हुए पूछा। एक पाकिस्तानी जेवर पहनकर तुम्हें एक पाकिस्तानी लड़की की तरह ही बातें करना चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियां इतनी आजादी से लड़कों को अपने पास रहने पर मजबूर नहीं करती। तुम्हारे यहाँ लड़कियां बेहद सख्त मिजाज होती होंगी। हकीकत इसके बरक्स है। तो फिर उनके जज्बात में इतनी शिद्दत पैदा नहीं होती, वरना वो भी बिल्कुल मेरी तरह उनका इजहार करें। जज्बात के इजहार के लिए और तरीके भी होते हैं। और तरीके मसलन? पास्कल उसके और नजदीक आ गई और अपना मुंह सनान के पास लाकर बड़ी मासूमियत से पूछा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही। मसलन? सनान का सर पीछे हटते हटते कुर्सी की पुश से
आने लगा। वो बिल्कुल बुखला गया। मसलन मसलन ये कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह यहाँ से हटकर वहां पलंग पर जाकर बैठ जाओ, और अगर ना बैठो तो। आजकल बदस्तूर उस पर झुकी रही तो उसके झुमके सनान की आंखों के सामने लरस रहे थे। नहीं बैठोगी तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। सनान ने घबराहट में दोनों हाथों से कुर्सी के बाजू सख्ती से थाम लिए। तुम नहीं जा सकते, मेरे लब तुम्हारे रास्ते में है। मैंने पहले भी कहा है कि तुम एक पाकिस्तानी लड़की की तरह। मैं पाकिस्तानी लड़की नहीं हूँ तो फिर एक अच्छी लड़की। मैं अच्छी लड़की भी नहीं हूँ। पास्कल और करीब आती गई और फिर सनान की आंखों में उसके झुमके मासूम होते गए और उनकी जगह उसके होंठ लरसने लगे। फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे, स्याह घिर चुका था, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा जिस्म हल्के हल्के फनकने लगा और माथे पर पसीने के कतरे उभरने लगे। हमारी पहली मुलाकात ड्रेसिन के खूबसूरत पुलों के नीचे हुई और फिर मेरे दिल में मोहब्बत के शोले भड़कने लगे। सनान ने आंखें खोली तो पास्कल उसके सामने मौजूद ना थी और कमरे में एक मशहूर फ्रांसीसी मुगैयना का गीत पेरिस के पुलों तले गूंज रहा था। गीत खत्म हुआ तो सनान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पास्कल किताबों के शेल्फ के पास खड़ी थी। उसकी निगाहें सनान पर थीं और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम्हें यह गीत पसंद आया? पास्कल ने नजरें झुकाकर पूछा। हाँ, बहुत खूबसूरत था। मैंने इसे पहली बार सुना है। तुमने ऐसे गीत पहले भी सुने होंगे। नहीं पास्कल, मैंने कहा ना, पहली बार। उससे मालूम था कि पास्कल सिर्फ गीत के बारे में ही नहीं पूछ रही। सच कहते हो? सनान ने सर हिला दिया। हाँ। पास्कल ने शेल्फ पर रखे रिकॉर्ड प्लेयर पर मॉडर्न जैज के एक मशहूर मूसीकार ड्यूक ब्रोबेक का एक रिकॉर्ड रख दिया और वापस पलंग पर आकर बैठ गई। खिड़की के बाहर चमकती हुई सुनहरी धूप आप पीली पड़ रही थी। सनान ने वक्त देखा तो 5 बजने को थे। एक खूबसूरत दोपहर का इख्तिताम। खूबसूरत दोपहर के बाद एक खूबसूरत शाम भी तो शुरू होगी। नहीं पास्कल, मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी खाला आने वाली होंगी। अच्छा, तो फिर ये रिकॉर्ड खत्म हो ले फिर चले जाना। सनान का दिल भी जाने को नहीं चाह रहा था। वो कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। पियानो की मौसीकी हल्के सुरों में बजती रही और यूं बाहर हल्की पीली धूप बांध पड़ते पड़ते सुरमई अंधेरे में बदल गई। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पास्कल ने उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या हाल है बच्चों? सनान की आवाज सुनकर फौरन खड़ा हो गया। दरवाजे में पास्कल की खाला खड़ी थी। मेहरबानी, शुक्रिया, सनान ने ताजीमन झुककर कहा। कहो, दोपहर कैसे गुजरी? मेहरबानी? ये क्या मेहरबानी मेहरबानी के किरदार कर रहे हो? उसकी खाला ने हंसकर कहा और आगे बढ़कर सनान के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, मैं इतनी कख तबीयत नहीं हूँ जितनी शक्ल से लगती हूँ। इस लड़के ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? खाला पास्कल से मुखातिब थी। बहुत तंग किया खाला, पास्कल ने शोखी से कहा। मेरी कोई बात नहीं मानता। खैर, ये तो दोनों का जाती मामला है। खाला फौरन गैर जानिबदार हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ पास्कल, सनान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, खाला एकदम संजीदा हो गई। जी? सनान ने मस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर कहा। तुम अभी नहीं जा सकते, खाला ने रोब से कहा। खाना खाकर जाना। बहुत बेहतर। सनान ने फौरन बात मान ली और चुपके से कुर्सी पर बैठ गया। पास्कल, मुझे तो भूख नहीं, तुम दोनों इसी कमरे में बैठे रहो, मैं खाना ले आती हूँ। नहीं खाला, आप दफ्तर में काम करते करते थक गई होंगी, आप आराम करें, मैं खुद ही ले आऊंगी। पास्कल ने आगे बढ़कर खाला के दोनों गालों पर बड़े प्यार से बोसा देते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, खाला ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा और फिर एकदम मुड़कर पास्कल के झुमकों की तरफ इशारा करके कहने लगी, अच्छे लगते हैं। खाला के बाहर जाते ही पास्कल ने दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारा यही इलाज है, जबरदस्ती। मैं तुम्हें रुकने का कहती तो कभी ना मानते। दरअसल उन्हें देखकर मुझे अपनी खाला याद आ जाती है, सनान ने हंसकर कहा। हूबहू ऐसी हैं, बातचीत में बेहद खौफनाक, मगर अंदर से इतनी रकीकुल कलब कि मैं एक रोज भी उनके घर ना जाऊं तो रो रो कर बुरा हाल कर लेती हैं। हालत यह है कि अभी तक मुझे बच्चा ही समझती हैं। अक्सर मुझे देखकर कहेंगी कि सनान, तुमने आज अपने बाल अच्छी तरह से नहीं बनाए, और फिर कंघी लेकर मेरी ठोड़ी तले हाथ रखकर बड़े एहतमाम से मेरे बाल संवारने लगती हैं। खैर जनाब, शाम के खाने के लिए क्या पसंद फरमाएंगे? कम अज कम फ्रांसिसियों की मरगूब गजात तले हुए मेंढक खाने का तो मूड नहीं, और तले हुए मोटे ताजे खिचड़े के बारे में क्या ख्याल है? आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। सनान ने कुर्सी से उठकर दरवाजे का रुख कर लिया। बाहर खाला बैठी हैं। पास्कल ने धमकी दी। मैं पले हुए खिचड़े खाने की बजाय तुम्हारी खाला का सामना करना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा बाबा, तुम बैठो तो सही, पास्कल ने हंसते हुए कहा और फिर रुककर बोली, नहीं, बैठने से पहले ये मेज वहां खिड़की पास रखने में मेरी मदद करो। मेज खिड़की के सामने रखने के बाद पास्कल ने उस पर एक सफेद मेजपोश बिछा दिया और फिर ड्रेसिंग टेबल के राज में से 2 लंबी मोमबत्तियां निकालकर मेज के दोनों सिरों पर रख दी। अब की मरतबा सिगरेट सुलगाने लगो तो अपने लाइटर से इन मोमबत्तियों को भी रोशन कर देना। सनान ने जेब से लाइटर निकाला और बारी बारी दोनों मोमबत्तियां रोशन कर दी। अब सिर्फ
फूलों के गुलदस्ते की कसर है। पास्कल ने मेज का जायजा लेते हुए ताली बजाकर ऐलान किया, और खुराक की। सनान ने लुकमा दिया। दुरुस्त। पास्कल ने करीब आकर उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। उसके अज़ाइम एक पाकिस्तानी लड़की के नहीं थे। आप जाओ भी, सनान ने मुड़कर तेजी से कहा। जाती हूँ, पास्कल ने मसनूई गुस्से से कहा और फिर कमरे से निकल गई। खिड़की से नजर आने वाले शाहबलूत के दरख्त की ओट में एक कदीम तर्ज के खंबे की रोशनी जल उठी और पेरिस की शाम के सुरमई अंधेरे में फैल गई। सनान और पास्कल के दरमियान मेज पर शमों के दो पीले शोले बड़ी नरमाहट से हायल हो रहे थे। शाहबलूत के दरख्तों में से होती हुई एक सीली खुशबू पहलू बदलती हुई आई। शमों की लू थरथराती और उनका परताव पास्कल की नीली आंखों में झलकने लगा। नीली आंखें बेहद उदास थी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। कौन सी बात पास्कल? क्रिसमस तक पेरिस में ठहर जाओ। सनान ने पास्कल की जानिब देखा। शमों की रोशनी उसके झुमकों पर पड़ रही थी और उनमें से सितारे फूट रहे थे, पाकिस्तानी झुमके पहनकर। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, पाकिस्तानी झुमके पहनकर मुझे ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। तुमने अगर फिर इन झुमकों की बात की तो मैं इन्हें उतार कर खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, पास्कल ने दुख से कहा। और तुम भी ऐसी बातें मत करो पास्कल, जिनका जवाब तुम्हें मालूम है। पास्कल खामोश बैठी रोशन शमों को तकती रही। लरनाता के दरमियान एक बुलंद पहाड़ी पर एक सुर्ख कस्टल हमरा नाम का है। हर शब वहां चिरागा होता है। मैं उन्हीं चिरागों की रोशनी में बैठकर अलहमरा के फुवारों और झरनों की बदम कुन धुन सुनते हुए तुम्हें खत लिखूंगा, और उन चिरागों की लू से यहाँ पेरिस में इस खिड़की के सामने तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और नीली आंखें दमकने लगेंगी। वो कौन सा ऐसा फसूं है जो लोगों को मोहब्बत ऐसे जज्बे को ठुकराकर वहां जाने पर मजबूर कर देता है? सनान ने पास्कल के चेहरे से नजरें हटाकर शाहबलूत की ओर में रोशन खंबे पर जमा दी। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। आज तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। पास्कल ने नजरें उठाकर सनान की जानिब देखा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर आहिस्ता से कहने लगी, अगर मैं अपाहिज ना होती ना तो मैं तुम्हारे साथ ही इस पानी में चल देती, फिर देखती कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। तुम अपने आप को अपाहिज ना कहा करो पास्कल, मुझे दुख होता है। सनान ने रुकर कहा, तुम बैसाखियां क्यों इस्तेमाल नहीं करती? शायद इनके सारे तुम बेहतर तौर पर चल सको और तुम्हें तकलीफ भी ना हो। पास्कल की आंखें बेख्तियार सनान के चेहरे से हटकर शेल्फ पर मरकूज हो गई। तुमने शायद मेरी बैसाखियां देख ली हैं। हाँ, बैसाखियों के सहारे में यकीनन बेहतर तौर पर चल फिर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करती। इनको कंधों के नीचे रखते ही मुझ में अपने अपाहिज होने का एहसास शदीद तर हो जाता है। मैं अब भी जहनी तौर पर अपने आप को उस तलख हकीकत के लिए तैयार नहीं कर पाई। इसे फरारियत कह लो, मगर मुझे बैसाखियों से नफरत है। इसके अलावा मैं एक लड़की भी तो हूँ। तुम्हें मालूम है, एक आम लड़की ठोकरें खाती फिरेगी, मगर अपनी कुताह नजरी को दूर करने के लिए ऐनक नहीं लगाएगी। ये निस्वानी अना का मसला है। बैसाखियां हाथ में लेते ही मेरी अना को भी ठेस पहुंचती है। मेरी सिंफ खत्म हो जाती है। मैं एक अपाहिज लड़की की बजाय सिर्फ एक अपाहिज रह जाती हूँ। खिड़की में से एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों शमें गुल हो गई। कमरा बिल्कुल तारीख हो गया। हवा तेज हो चली है। पास्कल ने उठकर खिड़की के कवाड़ बंद कर दिए। सनान ने जेब से लाइटर निकाला और शमें रोशन कर दी। मुझे यकीन है कि तुम कभी न कभी जरूर तंदुरुस्त हो जाओगी। सनान ने लाइटर जेब में डाला और अपनी कुर्सी पर बैठने की बजाय पास्कल के पास जा खड़ा हुआ। मुझे मालूम है ऐसा कभी ना होगा। पास्कल के लबों पर हुज़्न आमेज मुस्कुराहट खेल रही थी। अलबत्ता मेरे दर्द के फासले घटते या बढ़ते रहेंगे और उनका इन्हिसार। खैर छोड़ो, तुम अब थक चली हो पास्कल, मुझे चलना चाहिए। हाँ वाकई अब मैं थकन महसूस कर रही हूँ। शब बखैर, सनान ने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं तुम्हें फ्लैट के दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। पास्कल कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल, तुम अभी मेरे सामने अपने बिस्तर पर लेट जाओ और आराम करो। सनान ने इसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा दिया। लेकिन मुझे तो अभी शब ख्वाबी का लिबास भी पहनना है। कतई जरूरत नहीं, खामखा थकावट होगी। चलो। सनान ने बिस्तर की चादर एक तरफ कर दी। पास्कल ने एक नन्हे मुन्ने बच्चे की मानंद उसके हुक्म की तामील की और बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ ली। सनान ने उसके ऊपर कंबल डालकर थपथपाया। बस अब एक अच्छी बच्ची की तरह चुपके से सो जाओ। बच्चियों को लोरी भी तो सुनाई जाती है। पास्कल का मूड पहले से बेहतर हो चुका था। अच्छी बच्चियां लोरी सुने बगैर ही सो जाती हैं। मैं अच्छी बच्ची नहीं हूं और लोरी सुने बगैर हरगिज नहीं सोऊंगी। पास्कल ने आंखें झपकते हुए धमकी दी। कौन सी लोरी सुनोगी? वही शहजादे और शहजादी वाली? शहजादी जिसके सारे जिस्म में सुइयां चुभी थी और फिर एक रोज एक शहजादा उसकी सुइयां निकालने आ गया। सनान उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। पास्कल, तुम बेहद अच्छी हो। और वो लोरी जाने से पहले शमे गुल कर दूं? सनान ने सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। नहीं, उन्हें यूं ही रोशन रहने दो, पास्कल ने संजीदा होकर कहा। और जाने से पहले अपनी किताब जरूर उठा लेना, मेज पर पड़ी है। सनान ने हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम मेज पर से उठाकर बरसाती की बड़ी जेब में डाल दी। अच्छा, अब इजाजत।
ओफो, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। पास्कल ने अपनी चादर उतार फेंकी, उठकर मजे से बिस्तर पर बैठ गई। और अब क्या याद नहीं और अब क्या याद नहीं रहा? तुमने ये तो बताया ही नहीं कि कल तुम मुझे कहाँ और कितने बजे मिलोगे। कल? हाँ हाँ, कल। तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, इसलिए कल तो नहीं, अलबत्ता परसों मैं खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, कल। पास्कल ने नरम तकिए पर गुस्से में एक जोरदार मुकर सीध किया और मुंह फुलाकर बैठ गई। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक प्लीज स्नान। पास्कल बच्चों की तरह घुटनों के बल चलती हुई प्लान के सिरे पर आ गई। स्नान की बरसाती का कॉलर पकड़ लिया। तुम अगर कल ना आए तो मेरा दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और फिर इसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं? स्नान ने हैरान होकर कहा। हाँ, तुम आ जाते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और अगर तुम कल ना आए तो इतना दर्द होगा कि बस। ये तो ब्लैकमेलिंग है। बिल्कुल है। पास्कल ने बरसाती का कॉलर जोर से खींचा। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। ये जंग हो रही है या मोहब्बत? बताऊं? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। पास्कल ने स्नान की बरसाती के कॉलर छोड़कर बाहें उसके गले में डाल दी और अपना चेहरा करीब ले आई। अच्छा, तो फिर मैं कल आ जाऊंगा। स्नान ने जल्दी से उसके बाजू पकड़कर अपने आप को छुड़ा लिया। बुज़दिल, पास्कल ने हंसकर कहा और फिर चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। बुज़दिल ही सही, सनान ने खफत मिटाने के लिए कहा। और सुनो, सोते वक्त ये झुमके उतार दिए जाते हैं। पास्कल ने झट दोनों झुमके कानों से लगा किए और सनान की तरफ उछाल दिए। इसने उन्हें ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दिया। और कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। कितने बजे आओगे? सुबह किसी वक्त 9 बजे के करीब। फिर बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन तुम बेहद सुस्त वाक़या हुए हो। 9 बजे की बजाय आओगे 12 बजे। क्यों ना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊं? तुम्हें ख्वामखा तकलीफ होगी। मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी, मुझे अपना पता लिख कर दे दो। सनान ने चिट पर अपना पता लिख दिया और कमरे से बाहर आने लगा। एक और बात, पास्कल ने उसे पुकारा और फिर उठकर बैठ गई। अब क्या है? सनान ने पीछे मुड़कर सख्ती से पूछा। तुमने आज वो तमाम काम अपने जिम्मे लिए हैं जो अमूमन खाला करती हैं, मसलन शाम का खाना इकट्ठे बैठकर खाना, फिर मुझे बिस्तर में लिटाकर कंबल उड़ाना, लोरी सुनाना वगैरह। लेकिन सबसे जरूरी बात भूल गए हो, और वो क्या है? पास्कल ने जवाब देने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और लबों को भींचकर हल्की सी जुम्बश दी। सनान ने सर हिलाया। हमारे मुल्क में यह रिवाज नहीं है। पास्कल ने पट से आंखें खोल दी। हम इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं है, इसलिए इशारत अमेज लहजे में कहा और फिर आंखें बंद कर ली। सनान ने अपने लंबे बालों में उंगलियां फेरी और फिर पास्कल के पास आ खड़ा हुआ, जो बड़े मजे से बिस्तर पर किसी साधु की मानंद आलती पालती मारे आंखें बंद किए एक खसूसी और भी शब खैर कहने की रस्म के इंतजार में बैठी थी। सनान ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके लबों पर रख दिया। शब खैर पास्कल। पास्कल ने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम दिया। उसकी आंखें अभी तक बंद थी और फिर अपने गर्म लब उसके तेली पर जमा दिए। सनान ने नरमी से अपना हाथ पास्कल की गिरफ्त से आजाद किया और फिर खामोशी से चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। सनान पास्कल के फ्लैट से निकलकर ड्रेसिंग के ऊंचे किनारों के साथ चलता हुआ न्यूली के पुल पर आ गया, जहां चौक से पार ट्राम स्टेशन वाक़या था। और उसने घड़ी पर नजर डाली। अभी सिर्फ 9 बजे थे। उसने ट्राम पर सवार होने की बजाय पैदल ही मुमार जाने का फैसला किया और एवेन्यू फाक के चौड़े फुटपाथ पर हो लिया। एवेन्यू फाक की लातादाद रोशनियों, ट्रैफिक के मुसलसल शोर और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की गुफ्तगू में जिंदगी की ऐसी लहर थी जो यूरोप के हर बड़े शहर की रगों में दौड़ती है। मगर यहाँ पेरिस में ये तमाम आवाजें एक नुमाया और मुनफरिद हैसियत की हामिल थी। रोशनियों के खंभे कदीम तर्ज के थे और उनकी रोशनियों में नरमाहट थी। ट्रैफिक का शोर भी असाब पर असरअंदाज होने की हद तक बुलंद न था और लोगों की आवाजें यूरोप की सबसे नाजुक और खूबसूरत जुबान फ्रांसीसी में ढलकर बेहद भली लग रही थी। सनान ने सोचा कि अगर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसे शहर में लाकर किया जाए तो यहाँ के शोर की इंफरादियत से ही ये जान जाएगा कि वो पेरिस में है। सामने फतह की मेहराब की अजीम इमारत रोशनियों में नहाई हुई निहायत दिलफरेब लग रही थी। मेहराब के गिर्द घूमती हुई कारें और उनकी रोशनियां ऐसी लग रही थी जैसे संगे मरमर की एक अजीम शमा के गिर्द हजारों परवाने दीवाना वार तवाफ कर रहे हो। हाँ, ये पेरिस था, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। पेरिस एक एहसास था और फुसू एहसास, जो धीरे धीरे आपकी रूह में सिरायत करके आपको अपना गर्विदा कर लेता है। और फिर आंख इस शहर के हर मंजर को, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इस एहसास की लौ में जलकर देखती है और हर तरफ शोख रंग बिखर जाते हैं। सनान ने मुमार पहुंचकर अपने मकान के दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घुमाया तो दरवाजा खुल गया। उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो आज इतनी खूबसूरतियों को अपने अंदर समोकर लाया था कि मैडम जी या उसकी बूढ़ी माँ से दो चार होकर उन्हें खो देना नहीं चाहता था। सीढ़ियां तय करके जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजरें बेख्तियार जैनी के दरवाजे की तरफ उठ गईं। रोशनी जल रही थी और अंदर से आमियाना किस्म की तेज अमरीकी धुनों की आवाज आ रही थी। उसने जेब से चाबी निकाली और कफल में डालकर घुमा दी।
उसी लम्हा हमेशा की तरह साथ वाला दरवाजा खट से खुल गया। जैनी नायलॉन के बारीक राउंड में मलबूस खड़ी थी, उसके हाथ में शराब का गिलास था। तुम्हारी सेहत का जाम, जैनी ने गिलास फिजा में बुलंद करते हुए कहा। उसकी आवाज में लुकनत थी। सनान ने जवाब देना मुनासिब ना जाना और दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। जेनी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एक खातून तुमसे मुखातिब है मिस्टर, एक शरीफ खातून, अदाब का तकाजा है कि तुम जवाब दो। क्या चाहती हो जेनी? सनान ने वहीं खड़े खड़े रुखाई से पूछा। मैं उसने अपनी लरसी हुई उंगली सनान के सीने पर रख दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम इस वक्त होश में नहीं हो जेनी, बेहतर यही है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं तुम्हारी पास्कल की तरह अपाहिज नहीं हूँ जो मुझे आराम करने की जरूरत महसूस हो। सनान का चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस सस्ती औरत के लिए नफरत उबलने लगी। तुम्हें पास्कल के बारे में इस किस्म की बातें करने का कोई हक नहीं पहुंचता। वो बेहद गुस्से में थी। और फिर जैनी, तुम खुद भी तो अपाहिज हो। मैं और अपाहिज? जैनी ने सनान की तरफ इस तरह देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो, और फिर 2 कदम पीछे हटकर उसने अपनी टांग पर से गाउन हटा दिया और गुस्से से कहने लगी, गौर से देखो नन्हे लड़के, मैं अपाहिज नहीं हूँ। मेरी दोनों टांगे सलामत हैं। सनान ने नफरत से मुंह फेर लिया। अब देखते क्यों नहीं, मेरी टांगे बेहद खूबसूरत है। वो अगर चाहता तो गुफ्तगू मुनक़ता करके अपने कमरे में जा सकता था, मगर जाने क्यों उसे सड़की पर तरस आने लगा। जो ये उल्टी सीधी हरकतें सिर्फ उसे सताने की गरज से कर रही थी, और फिर होश में भी तो नहीं थी, खासकर जिस्मानी तौर पर अपाहिज से ही, मगर तुम्हारी तरह दिमागी तौर पर मफलूज। सनान ने उसकी जानिब देखे बगैर तल्खी से कहा। अब जाओ और अपने कमरे में आराम करो। जैनी ने अपना गाउन बराबर किया और फिर उसके करीब आ गई। तुम्हारी सेहत का जाम, उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और इसे जोर से अपने दरवाजे पर दे मारा। टूटे हुए गिलास की किरचियां सीढ़ियों पर बिखर गईं। मैं अपाहिज नहीं हूं, वो चीखी। इसी वक्त जैनी के कमरे का दरवाजा खुला और दरमियानी उम्र का एक गंजा मर्द सिर्फ पतलून और बनियान में मलबूस नंगे पांव बाहर आ गया। क्या हुआ जैनी डार्लिंग? अभी वो इतना ही कह पाया था कि उसने एक गंदी सी गाली दी और वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके एक पांव से खून बह रहा था। ये किस ने यहाँ शीशे की किरचियां बखेर रखी हैं? उसने एक और गाली दी। और तुम्हें किसने कहा था कि यूं नंगे पांव भागते हुए मेरे कमरे से बाहर आओ? जैनी ने भी वही जुबान इस्तेमाल की और गरज कर कहा। गंजे मर्द ने वहीं बैठे बैठे नफरत से जैनी की तरफ देखा और जेरे लब बुड़बुड़ाने लगा। उसकी नजर सनान पर पड़ गई। और ये कौन है? उसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो भी नशे में है। तुम्हें इससे मतलब? जैनी फिर गरजी। 50 फ्रांक स्वीट हार्ट, मुझे अपने 50 फ्रांक से मतलब है। गंजे ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। 50 फ्रांक की अदायगी से तुमने मुझे साथी जिंदगी में दखल अंदाजी का हक नहीं खरीद लिया, जैनी ने तनक कर कहा। तुम कमरे में चलो, मैं आ जाती हूँ। गंजा मर्द बड़ी दिक्कत से उठा और लगड़ाता हुआ कमरे के अंदर चला गया। मेरा दोस्त है, जैनी ने सलाम की तरफ देखकर झिंकते हुए कहा। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। हाँ, सलाम के लबों पर एक तंज अमेज मुस्कुराहट खेलने लगी। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। मुझे तो बहुत कुछ करना पड़ता है। जैनी अब कदरे होश में थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सनाम, तुम मेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए चले आओ। मैं पास्कल के घर से पैदल चलकर आया हूँ और खासा थक चुका हूँ। कल से ही सनान के लहजे में अब नरमी आ चुकी थी और जैनी को उस तब्दीली का एहसास था। मैं आज शाम तुम्हारे साथ निहायत बदतमीजी से पेश आई हूँ, मुझे माफ कर दो। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से सनान के कंधे थाम लिए। प्लीज सनान, आ जाओ। सनान की नजरों से जैनी का दुनियावी रूप ओझल हो गया और वो उसे एक आम और सीधी सादी लड़की दिखाई देने लगी। एक अच्छी और शरीफ लड़की जिसने जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर कोई फाश गलती की हो और अब सच्चे दिल से उस पर पशेमान हो रही हो। कोई बात नहीं, उसने जेब से रुमाल निकालकर जैनी के आंसू पूछे। मैं कल जरूर तुम्हारे कमरे में आऊंगा। नहीं, आज रात ही, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, जैनी ने इल्तिजा की। मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं बेहद थक चुका हूँ। और फिर तुम्हारा दोस्त, मेरा दोस्त? जैनी के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। तुम सब कुछ समझते हुए भी उस जानवर को मेरा दोस्त कह रहे हो। उसने अपने हाथ सनान के कंधे से हटा लिए, नाइट गाउन की रस्सी खोलकर दोबारा कसी और आगे बढ़कर अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही तारीक सीढ़ियों पर कमरे में जलते हुए बल्ब की रोशनी फैल गई। सामने सोफे पर वही गंजा आदमी लेटा खराटे ले रहा था। 50 फ्रैंक, जैनी ने वहीं दरवाजे में खड़े खड़े चीख कर कहा। गंजा हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। उसे शायद कमरे के बाहर तारीकी में खड़ी हुई जैनी दिखाई नहीं दे रही थी। कौन है वो? अभी तक मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं हुआ था। तुम्हारी स्वीट हार्ट 50 फ्रैंक। गंजे मर्द ने अपनी आंखें मली और फिर दरवाजे की तरफ देखा जहां जैनी हैंडल पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। क्या है? उसने बुनियाद उठाकर अपना पेट खुजाते हुए जमाई लेकर पूछा। जैनी ने जवाब में पूरा दरवाजा खोल दिया। क्या मतलब? गंजा सोफे से उठ बैठा। दफा हो जाओ, जैनी धाड़ी। गंजा एकदम होश में आ गया और गुस्से से कहने लगा, लेकिन मेरे 50 फ्रांक। अभी तो जैनी ने गाउन की जेब में हाथ डाला और 10 फ्रांक के 4 नोट निकालकर गंजे की तरफ फेंक दिए।
मैंने 10 फ्रांक शराब के काट लिए हैं, आप दफा हो जाओ, खेल खत्म। गंजे ने एक प्यार आलूद नजर जेनी के पीछे खड़े हुए स्नान पर डाली और फिर कालीन पर बैठकर अपने नोट चुनने लगा। नोट जमा करके अपनी पतलून की पिछली जेब में उड़से और फिर बेचैनी के आलम में अपना गंजा सर हिलाता हुआ बाहर आ गया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसने फिर एक गंदी सी गाली दी और वहीं बैठ गया। बेध्यानी या नशे में उसे एक मरतबा फिर वहां पर बिखरी किरचियों का ख्याल ना रहा था। आओ स्नान, जैनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। स्नान इस डर से कि जैनी फिर से कोई हंगामा बर्पा ना करते चुपके से उसके कमरे में आ गया। जैनी दरवाजा बंद करने लगी तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ गंजा गुस्से से कहने लगा, मेरे जूते और कोट तो वापस कर दो स्वीट हार्ट। जैनी ने सोफे के नीचे से जूतों का एक जोड़ा निकाला और पलंग पर पड़ा कोट उठाकर दोनों बाहर फेंक दिए। इस काम से फारिग होकर उसने दरवाजा बंद किया, जल्दी से कमरे की तमाम चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी और फिर टिपाई पर रखी शराब की बोतल और गिलास की तरफ इशारा करके कहने लगी, पियोगे? सनान ने सर हिला दिया, नहीं। उसने बोतल और गिलास साफ सुथरी अलमारी में रख दिए और फिर सोफे पर बैठ गई। सनान अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ा था। आओ बैठो सनान, जैनी एक तरफ हो गई। वो अब मुकम्मल तौर पर होश में थी। सनान अब उसी जगह आकर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले वो गंजा मर्द लेटा हुआ था। सिर्फ मेरे लिए तुमने खामखा अपने कारोबार का सत्यानाश कर दिया। कोई बात नहीं, जैनी खुशदिली से हंस दी। कारोबारी लोग भी तो कभी कभार अपने कारोबार से उतार छुट्टी कर लेते हैं। वो इस वक्त अपनी इतनी बावकार और पुरसकून लग रही थी कि ये गुमान भी ना होता था कि चंद लम्हे पहले यही लड़की शराब के नशे में मदहोश चीख रही थी। तुमने न्यूजीलैंड में मुश्किल तौर पर सुकून पजीर होने के लिए जो दरखास्त दी थी उसका क्या हुआ? सनान ने यूं ही पूछ लिया। होना क्या है, आज सारद खाने से खत आया है कि मेरी दरखास्त में पेशे के खाने के आगे मैंने सिर्फ कारोबारी औरत लिखा है, जो काफी नहीं। वो चाहते हैं कि मैं अपने पेशे के बारे में तफसील से लिखूं ताकि वो मेरे लिए वहां इसी से मुताल्लिक किसी नौकरी का इंतजाम कर दें। अब तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या तफसील भेजूं? हाँ ये तो है, सना ने बेध्यानी में कहा। उसे सख्त नींद आ रही थी। कॉफी पियोगे? जैनी को यकम ख्याल आया, तुम आराम क्यों नहीं करती? मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हारे अपने डब्बे की है और अब बहुत कम रह गई है। जैनी फौरन उठकर खड़ी हो गई और कोने में जाकर स्टोव जलाकर कॉफी तैयार करने लगी। आज पास्कल को मिलने गए थे? उसने मुड़कर पूछा। हाँ, सनान ने सर हिला दिया। सारा दिन उसी के पास रहे? सनान ने फिर सर हिला दिया। कैसी है वो? बस ठीक है, सनान ने आहिस्ता से कहा। कल शाम ज्यादा चलने से उसके दर्द में इजाफा हो गया था। बेचारी, जैनी के लहजे में हमदर्दी थी। कॉफी तैयार करके वो वापस सोफे पर आकर बैठ गई और प्यालियां तपाई पर रख दी। सनान ने एक प्याली उठाई और चुपके से कॉफी पीने लगा। अजीब लड़की है, अभी वो पास्कल का नाम किस हकारत से ले रही थी और अब उसके लहजे में सिवाय हमदर्दी और रहम के जज्बात के और कुछ ना था। जैनी, उसने सर उठाकर एकदम पूछा, क्या पेरिस में क्रिसमस वाकई बेहद खूबसूरत होती है? क्रिसमस? जैनी ने चौंक कर कहा। क्यों, तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? बस ऐसे ही, क्रिसमस के त्योहार की कोई भी याद मेरे लिए खुशगवार नहीं है। जैनी ने कॉफी की प्याली तपाई पर रख दी और उदास होकर कहने लगी, जब मैं छोटी थी तो मार्शल्स में क्रिसमस की शाम शराब खाने में बेहद रश हुआ करता था। मेरी माँ को वहां तमाम शब काम करना पड़ता था। मैं उस दौरान में एक कोने में बैठकर क्रिसमस का मीठा केक खाती रहती थी, तो मेरी माँ मेरे लिए एक रोज पहले बनाकर रख देती थी। शराब के नशे में धत लोग मेरे पास आते हुए कहते, आहा कितनी खूबसूरत गुड़िया है, आज शाम इसके गालों पर बोसा देने से आइंदा साल खुशगवार गुजरेगा। और फिर वो झुककर नेक शगुन की खातिर मेरी गालों पर बोसा देते और मेरे फ्राक की जेब में 2-4 सिक्के डाल देते। गुड़िया, तुम अपने लिए एक गुड़िया खरीद लेना। यूं यूं मैं जवान होती गई, दिए जाने वाले सिक्कों में इजाफा होता गया। खैर ये तो थी बचपन की क्रिसमस। और पेरिस, मैं बाजार से क्रिसमस का एक दरख्त खरीद कर ले आती हूँ, उसे झालरों और छोटे कुमकुमों से सजाती हूँ और फिर तमाम शब अकेली बैठी उससे तकती रहती हूँ। तुम्हें शायद मालूम होगा कि क्रिसमस को खानदान के तमाम अफराद एक दूसरे के लिए तोहफे खरीद कर उन्हें रंगीन कागजों में लपेट कर क्रिसमस के दरख्त के साथ लटका देते हैं और फिर जब लिसाओं के घड़ियाल बजने लगते हैं तो वो ये तोहफे दरख्त से उतार कर एक दूसरे को पेश कर देते हैं। तोहफों पर लिपटे रंगीन कागज खोलते हुए उनके चेहरे मुसर्रत से दमक रहे होते हैं, जाने उन्हें उनके भाई, वालिद या दोस्त ने क्रिसमस पर क्या तोहफा दिया है। मैं भी बाजार से एक अच्छा सा तोहफा खरीद लाती हूँ अपने लिए, उसे दरख्त से लटकाकर निस्फ शब का इंतजार करती हूँ। घड़ियाल बजते हैं तो मैं अपने क्रिसमस दरख्त के साथ लटका हुआ पार्सल खोलकर इस तरह देखती हूँ जैसे इसमें बंद तोहफा मेरे लिए अनदेखा हो और ये तोहफा किसी और ने, किसी दोस्त ने मुझे दिया हो। पेरिस का ये हिस्सा इतना गरीब है कि यहाँ पर क्रिसमस के गीत गाने वाले नन्हे बच्चे भी नहीं आते। क्रिसमस को बेशुमार पार्टियां भी तो होती होंगी। सनान ने यही सवाल आज दोपहर पास्कल से भी किया था। होती होंगी, जैनी ने बेदिली से कहा, मगर मुझे कोई नहीं बुलाता। सनान ने कॉफी खत्म करके प्याली तराई पर रख दी और जेब में से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। जैनी ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट उसकी उंगलियों से लहदा करके अपने मुंह में दबा लिया। तुम दूसरा सुलगा लो। उसने एक गहरा कश लगाया और फिर कहने लगी, क्या तुम क्रिसमस तक पेरिस नहीं ठहरोगे?
नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर तुम्हें बैठे बिठाए पेरिस क्रिसमस के बारे में जानने की क्या जरूरत पेश आ गई? सनान ने दूसरा सिगरेट सुलगाया और कश लगाकर कहने लगा, आजकल की ख्वाहिश है कि मैं क्रिसमस तक पेरिस में ही रहूं। जैनी सीधी होकर बैठ गई और जल्दी से अपना सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। फिर तुमने क्या फैसला किया है? मैं स्याह हूं, मैं नहीं चाहता कि एक जगह रहने से मेरे पांव जमीन में धंस जाए और मैं हमेशा के लिए साकत होकर रह जाऊं। एक जगह रहने से ही, साकत होने से ही शाखें टूटती हैं, फिर उनमें फूल लगते हैं। सनान ने हैरत से जेनी की तरफ देखा। इतना खूबसूरत तखय्युल, वरना सब कुछ सूख जाता है। सनान, जेनी की आंखों में भी वही ख्वाहिशें करवट बदल रही थी जिसका इजहार आज दोपहर पास्कल ने भी किया था। सनान ने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर एस्ट्रे में डाल दिया और खामोशी से उठकर खड़ा हो गया। जेनी भी खामोश बैठी उसे तकती रही। एस्ट्रे से अनबुझे सिगरेट का धुआं उठ रहा था। शब खैर, उसने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर आ गया। तमाम शब उसके जहन में पास्कल का मासूम चेहरा उभरता रहा और फिर एक दूर की आवाज रात के सुनाटे में गूंज जाती, जैनी की आवाज। एक जगह रहने से ही, साकत होने से ही शाखें टूटती हैं, फिर उनमें फूल लगते हैं, फूल लगते हैं।